मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने आपके ऊपर झूठा 376 का मुकदमा पंजीकृत करा दिया है या किसी भी व्यक्ति ने आपके ऊपर किसी भी धारा में झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया और आप कह रहे हो कि ये केस कंप्लीटली फॉल्स है, फेक है, फिक्सिशियस है, बेक है, सब झूठा केस है, पूरा फर्जी तरीके से कहानी गढ़ी गई है और आपके पास इसके तथ्यात्मक प्रमाण हैं कि ये केस झूठा है, तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं चाहते हो कि आपको जिंदगी के 10 साल अपने वेस्ट करने पड़े मुकदमा लड़ते लड़ते। तो आप सबका ये पर्पस रहता है कि आपको 10 साल जिंदगी का मुकदमा ना लड़ना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में सबसे बेहतर विकल्प है आपके लिए एफआईआर क्वेश्चन, जो आपको कानून, संविधान आपको एक प्रोविजन देता है कि आप किसी भी मामले में जब भी आपके खिलाफ आपको लगता है कि झूठा, फर्जी, फिक्सिशियस, फेक और बेग एलिगेशन लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस मुकदमे की क्वेश्चन के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट, अपने यहाँ के स्टेट हाई कोर्ट में विजिट कर सकते हैं। और जो आपका मुकदमा होगा, चाहे वो 376 का मुकदमा हो, 354 का हो, 302 का हो, तो उस कंडीशन में जो आज मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताऊंगा, 5-7 पॉइंट्स बताऊंगा, अगर वो पॉइंट्स आपके केस में भी उपलब्ध हैं तो आप एफआईआर क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं और अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर करा सकते हैं। झूठा मुकदमा नहीं लड़ना है तो इस वीडियो को आप डिटेल में देखें। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो करिए। लिंक आपको मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपके खिलाफ कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दे तो क्या करना है। देखिए, सबसे पहले देखना है कि उसकी एफआईआर के कंटेंट्स क्या है, तहरीर में उसने क्या लिख रखा हुआ है। आपको तहरीर को स्पष्ट तरीके से पढ़ना है और स्पष्ट तरीके से पढ़ने के बाद पॉइंट वाइज उस पर आपका क्या जवाब है ये आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करना है। और आपको देखना है कि उस व्यक्ति ने जो घटनाक्रम दिखाया, उस लड़की ने, स्पेशली 376 के मामले में ही अगर हम बात कर लें कि लड़की ने अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि आपके द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए, यानी कि आपके ऊपर 376 रेप के एलिगेशन लग गए हैं, यानी कि सेक्शन 64 लग गया आपके ऊपर कि आपने उस महिला के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको देखना है कि वो उसने घटनाक्रम कब का दिखाया है और एफआईआर कितने दिनों बाद लिखाई है, यानी कि डिले इन एफआईआर। अगर एफआईआर उसने देर से लिखाई है, लेट से 1.5 महीने बाद एफआईआर लिखाई है, 2 महीने बाद एफआईआर लिखाई है, 3 महीने बाद एफआईआर लिखाई है, 4 महीने बाद एफआईआर लिखाई, कई बार तो सिचुएशन ऐसे आती है कि 5-5, 7-7 साल बाद एफआईआर लोग लिखाते हैं। जी हाँ, 5 साल 7 साल बाद लोग एफआईआर पंजीकृत कराते हैं और एफआईआर पंजीकृत भी हो जाती है। अब लड़कियां जनरली 376 के मैटर में पुराना इंसिडेंट दिखाती हैं, इसलिए दिखाती हैं ताकि उस एफआईआर को और मजबूत कर सके, ताकि लड़के के ऊपर वो पॉक्सो लगा सके। अब कई लड़कियों का तो सीन ये भी होता है कि वो किसी लड़के के साथ 10 सालों से रिलेशनशिप में नहीं, जैसा कि वो कहती हैं कि हम बचपन से साथ में रिलेशनशिप में रहे। अब 10 सालों पहले अगर मान लीजिए आज की डेट में उनकी उम्र 20 साल है, तो उनका कहना है कि अगर 30 साल उम्र है तो 20 साल की उम्र से वो रिलेशनशिप में रहे, यानी और कभी कभी ऐसा ही दिखा देंगे कि जो है हम 15 साल की उम्र से इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे। तो पॉक्सो लगाने के लिए, केस की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए लोग जानबूझ इस तरीके का वर्डिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा यहाँ पर आपको कहने का पर्पज ये है कि अगर एफआईआर देर से लिखाई गई है, आपकी एफआईआर जो आपके ऊपर लिखी गई है अगर वो डिले से है, देरी से है, उस घटनाक्रम को जब का घटनाक्रम बताया गया उससे बहुत दिनों बाद की एफआईआर है, तो उस कंडीशन में आप एफआईआर क्वेश्चन में जा सकते हैं कि भैया इतने डिले से एफआईआर इन्होंने क्यों लिखाई, कि अगर इनके साथ किसी प्रकार का घटनाक्रम कारित हुआ था तो इमीडिएट बेसिस पर इनको एफआईआर पंजीकृत करानी चाहिए थी, लेकिन इनके द्वारा इमीडिएट बेसिस पर एफआईआर पंजीकृत ना कराते हुए अब एफआईआर पंजीकृत कराई गई है जब हम सरकारी नौकरी पा गए हैं या अपने कैरियर में सेटल हो गए हैं, ताकि हमसे मोटी वसूली कर सके। मेनली लड़कियों द्वारा एफआईआर जो आज की डेट में लिखाई जा रही है रेप की, स्पेशली शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध की, वो सिर्फ और सिर्फ धन वसूली के लिए, क्योंकि ये एफआईआर एक पैसा कमाने का बढ़िया मोड है पुलिस के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, तो दोनों मिलकर पैसा इसमें कमाते हैं। जनरली गरियाते आप लोग वकीलों को हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी स्वयं की है और उस एफआईआर करता है कि वकील थाने में बैठ के एफआईआर नहीं लिखता है, एफआईआर लिखता है पुलिस वाला, और तहरीर भी कई बार पुलिस वाले बदलवा देते हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि
अगर लड़की ने अगर घटनाक्रम तुरंत का दिखाया है या किसी भी व्यक्ति के साथ आपकी मारपीट हुई है, घटनाक्रम तुरंत का दिखाया और उसने मेडिकल कराने से मना कर दिया, यानी कि अगर उसने मेडिकल कराने से मना कर दिया है तो उस कंडीशन में आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि अगर इनके साथ किसी प्रकार का घटनाक्रम कारित हुआ है तो इनको तुरंत का तुरंत मेडिकल कंडक्ट कराना चाहिए। लेकिन मेडिकल इन्होंने कराने से मना कर दिया। पुलिस ने अगर इनसे कहा भी कि आप मेडिकल इमीडिएट बेसिस पे कराइए, इन्होंने मेडिकल कंडक्ट कराने से मना कर दिया, तो उस कंडीशन में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि घटना के 72 घंटे के भीतर रेप के मैटर्स में अगर आप मेडिकल कंडक्ट करा लेती हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज, उसमें नहाना नहीं है, पहने हुए अंतर वस्त्रों को उतारना नहीं है। जब तक मेडिकल ना हो जाए, अगर आपने नहा दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेडिकल में कुछ नहीं निकल के आएगा। डीएनए में 6 मंथ के अंदर आ सकता है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे 72 आवर्स के अंदर अगर मेडिकल हुआ तो आएगा। इसी तरीके से मारपीट के भी एलिगेशन लगाए हैं, स्क्रैचेस वगैरह पे पपड़ी अगर पड़ गई तो मेडिकल में कुछ नहीं निकल के आएगा। इसलिए इमीडिएट बेसिस पर देखो कि अगर आपकी एफआईआर के बाद लड़की ने मेडिकल कंडक्ट कराने से मना कर दिया है तो ये भी एक बेहतरीन ग्राउंड है जिसके बेसिस पर आप लड़ सकते हो ऑनरेबल कोर्ट में। और तीसरी चीज ये हो गई कि अगर आपने इनको, मान लीजिए आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, इन्होंने अपने पिता की बीमारी का बहाना, क्योंकि आजकल ये एक फैशन है कि पिताजी बीमार रहते हैं, माताजी झाड़ू पोछा दूसरों के घरों में लगाती हैं और हम किसी तरीके से पढ़ लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं। ये सब झूठा ड्रामा, एक बहुत तगड़ा चैप्टर चलता है, जैसे पिक्चरों में होता है वैसा ही चलता है। वो पैसा आपसे वसूलती चली जाती है, आप पैसा देते चले जाते हो, और आप अकेले नहीं होते जिससे वसूल रहे हो, 20 लड़कों से वसूल रही होती हैं। जहां पर आपने उनसे पैसा वापस मांग लिया, आप ये जान लीजिए आपके ऊपर रेप का मुकदमा 110% लिखा जाने वाला। अगर किसी अननोन लड़की को पैसा दिया है, चाहे दोस्त हो, नोन हो, कुछ भी हो, तो पैसा वापस मांगोगे तो रेप का मुकदमा आपके खिलाफ फॉर श्योर पंजीकृत हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपने उसको पैसा दे रखा है पहले से, कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है आपके पास, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो कि 1 लाख 1.5 लाख हमसे ले चुकी हैं, उनको हमने वापस मांगा तो रेप का मुकदमा पंजीकृत करा दिया। मेलाफाइड इंटेंशन आप उनका प्रूफ कर सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है आपका इन सब झमेलों से निकलने के लिए, बचने के लिए। अगली चीज क्या हो गई कि अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि गांव देश में खड़ंजा और नाली का विवाद बहुत होता है या प्रॉपर्टी का विवाद होता है, आपका कोई उनसे क्रिमिनल नेचर का मुकदमा चल रहा हो या सिविल नेचर का मुकदमा चल रहा हो, पेंडिंग लिटिगेशन हो आपकी उनके बीच में, पहले से आपने उनके ऊपर 156(3) दाखिल कर दी हो या कोई मुकदमा आपने उनके ऊपर पहले से पंजीकृत करा दिया है, तो इस कंडीशन में भी एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा ग्राउंड है कि आपने पहले उनके ऊपर केसेस करे। उन केसेस में बेटर स्कोर करने के लिए, उन केसेस से निकलने के लिए, इन्होंने दबाव बनाने के लिए आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा दिया, ताकि दोनों पार्टी अब मुकदमा वापस करके सुलह कर ले, इसलिए भी इन्होंने मुकदमा पंजीकृत करा दिया। तो अगर आपके ऊपर, आपने पहले इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा रखा है और आपके ऊपर इन्होंने बाद में मुकदमा पंजीकृत कराया, तो ये भी एक बेटर ग्राउंड है कि आप इसमें के बेसिस पर ऑनरेबल कोर्ट में लड़ सकते हो। अब अगली चीज आपको देखनी है कि आप जिस लोकेशन में बताए गए हो कि इस लोकेशन में आपके द्वारा किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, उसको धमकाया गया, लेकिन आप उस लोकेशन में जब है ही नहीं, आप उस शहर में है ही नहीं, तो आप डेफिनेटली रिलीफ पा सकते हैं प्ली ऑफ एलिबाई का, यानी कि जिस दिन का घटनाक्रम दिखाया गया आप दूसरे शहर में, आपके पास टिकट है, होटल में स्टे करने का प्रूफ है, या आप अपनी नौकरी पर थे, नौकरी कर रहे थे, आपके पास इस चीज का प्रमाण है, तो आप डेफिनेटली अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर करके आप इस झमेले से बाहर निकल सकते हैं, अगर आपके पास इस चीज के पुख्ता सबूत है कि आप दूसरी लोकेशन में थे उस समय। उसके बाद अगली चीज हो गई कि आप देखो लड़की ने एफआईआर के वर्जन में क्या कहा है, 161 में मतलब क्या कहा है, 164 में क्या कहा है, अब नया वाला जो 181 और 183 में क्या कहा है, यानी कि 161-64 के स्टेटमेंट में कितनी कॉन्ट्रोडिक्शन है, कोलैबोरेटिव नहीं है, एकदम अलग है। 161 में आम कह दिया और 164 में इमली कह दिया, एफआईआर में कुछ और कह दिया। अगर इनकी एफआईआर में, तहरीर में, और दूसरी चीज 161 के स्टेटमेंट में, 164 के स्टेटमेंट में, करंट में 181, 183 के स्टेटमेंट में इतनी भिन्नता है कि इससे स्पष्ट हो जाए, परिलक्षित और विवक्षित हो जाए कि इन्होंने झूठी एफआईआर पंजीकृत कराई है, तो उस कंडीशन में भी आप ऑनरेबल कोर्ट जाके रिलीफ पा सकते हो। और बहुत सारे जजमेंट्स हैं, डिलेन एफआईआर के ऊपर हो गए, मेडिकल नहीं कंडक्ट कराया उसके ऊपर हो गए, और प्ली ऑफ एलिबाई पर हो गए, बहुत सारे जजमेंट। शादी का झांसा अगर पुराने सेक्शंस में एफआईआर है, दीपक गुलाटी हो गए, सुभाष हो गया, ध्रुवन राम हो गया,
ठीक है। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उदय हो गया। बहुत सारे जजमेंट है जिनका इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोटेक्शन करा सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ो। हाँ, कोई समस्या हो बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने वकील साहब से बात करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिन बेसिस पर मैं अपने केसेस भी लड़ता हूं, अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाने की कोशिश भी करता हूं। कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है, वो केस टू केस डिफरेंट होता है। बाकी बेटर लीगल कंसल्टेंसी आपके वकील साहब भी आपको बता पाएंगे जो आपका केस लड़ रहे हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई है, समझ में आई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।